प्राचीन महान सम्राट गुजी हाओहान फियान तियान क्यूई। पिछली पीढ़ियों के इन पूजनीय व्यक्तित्वों के सामने जूजीमो अविचलित रहे। शांत भाव से उन्होंने कहा, मैंने क्या अपराध किया है? भले ही आप स्वर्ग की इच्छा को धारण करें और उसके अनुसार कार्य करें, तो क्या हुआ? उस क्षण जूजीमो को जोर से चिल्लाने की तीव्र इच्छा हुई। हम साधक स्वर्ग को चुनौती देते हैं। कौन हमसे ऊपर उठने की हिम्मत करता है? आज मैं स्वर्ग को चकनाचूर कर दूंगा। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, स्वर्ग के हाथ में नहीं। लेकिन सोचने पर उसे यह कुछ ज्यादा ही नाटकीय लगा। आंखें सिकुड़ते हुए उसने अपनी पीठ से शैडो टायरेंट को बाहर निकाला। उसकी दुबली पतली आकृति ऊपर बैठे 10 सम्राटों को घूरते हुए मुस्कुराए, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे दिव्य सिंहासनों से नीचे भी खींच लाऊं, तो क्या फर्क पड़ता है? वह हवा में उठा। शैडो टायरेंट 10,000 प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था और सम्राटों की ओर बढ़ते हुए दहाड़ रहा था। तूफान के बीच नायक उभरते हैं, दुनिया में प्रवेश करते हैं, समय तेजी से बीतता है। साम्राज्य मजाक में उठते और गिरते हैं, जीवन एक मदहोश सपने के समान है। शीशान ने अपने हाथ हिलाए, जिससे 7 भावनाओं 6 इच्छाओं का गठन धीरे धीरे गायब हो गया। धुंध छंट गई और जूजीमो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह आकृति किसी व्यक्ति की गहरी इच्छाओं को जगा सकती है, जिससे उन चीजों का भ्रम पैदा हो सकता है जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा लालसा होती है, जैसे शक्ति, धन, सौंदर्य या ताकत। वहां मौजूद कई युवक अस्त व्यस्त दिख रहे थे। उनके कपड़े बिखरे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वे काफी दयनीय लग रहे थे। बेहतर स्थिति वाले लोगों के चेहरे भी पीले या लाल थे और उनके शरीर पसीने से तर थे। रूह, तुमने उस मायाजाल में क्या देखा? जूजीमो ने उत्सुकता से पूछा। मैंने कई नग्न महिलाओं को देखा, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला, लिन रूह ने उत्तर दिया। मैंने खुद को स्वर्ग की इच्छा का वाहक बनते हुए, सम्राट बनते हुए भी देखा। लेकिन मुझे पता था कि इस जीवन का सम्राट आप होंगे, भाई जीमो, इसलिए मैंने मेरी पूजा करने वाले सभी लोगों को मार डाला। जूजीमो को एहसास हुआ कि इस तरह के भ्रम केवल किसी की इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, लेकिन लिन रूह में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। रूह, तुम्हें क्या पसंद है? जूजीमो ने उत्सुकता से पूछा। मुझे बस आपका अनुसरण करना अच्छा लगता है, भाई जीमो, लिन रूह ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। स्पष्ट रूप से कहूं तो मेरी पसंद बिल्कुल सामान्य है, जूजीमो ने तुरंत स्पष्ट किया। मेरा मतलब वो नहीं था, लिन रूह ने जल्दी से कहा। मुझे पहले से ही कोई पसंद है। अरे, कौन? जूजीमो हैरान रह गया। लिन रूह आमतौर पर शांत और विनम्र दिखता था, किसने सोचा होगा कि उसके मन में ऐसी भावनाएं होंगी। 7वें ग्रैंड एल्डर की बेटी, लिन रूह ने फुसफुसाते हुए कहा। जूजीमो ने हौंफते हुए कहा, ये तो बहुत डरावना है। वह 7वें बुजुर्ग की बेटी से पहले भी मिल चुका था और उसे रूह के स्वाद के इतने अनोखे होने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? जूजीमो ने ये सवाल पूछना अनिवार्य महसूस किया। मुझे लगता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लिन रूह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो उसे कोई सुखद बात याद आ रही हो। मैं आपको ये काम सौंपता हूँ। जूजीमो ने चुपचाप सिर हिलाया और आगे कुछ न कहने का विकल्प चुना। वह बिल्कुल भेड़िया जैसा है। इसी क्षण आंतरिक दरबार के वरिष्ठ अधिकारी ने शीर्ष 100 शिष्यों के नाम घोषित करना शुरू कर दिया। जिनके नाम पुकारे गए वे सभी बेहद प्रसन्न थे और गर्व और आत्मविश्वास से खड़े थे। जैसे जैसे सूची अपने अंत के करीब पहुंची, शेष युवा हताश दिखने लगे, उनकी साल भर की उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। जो लोग संप्रदाय में प्रवेश नहीं पा सके, वे हिम्मत न हारें। साधना का मार्ग असफलताओं से भरा है, सफलता मिलना दुर्लभ है, आंतरिक दरबार के वरिष्ठ ने सांत्वना देते हुए कहा। आप अगले साल फिर से प्रयास कर सकते हैं या अन्य संप्रदायों में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा विकल्प है। पश्चिमी क्षेत्र में सच्चे मार्शल पवित्र स्थल के अलावा कई अन्य संप्रदाय भी थे। हालांकि हर पहलू में ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद आंतरिक दरबार के वरिष्ठ सदस्य ने 100 नए शिष्यों को एक प्रेरणादायक भाषण दिया। संक्षेप में कहें तो ये संप्रदाय मेरा समर्थन करता है और मैं इस संप्रदाय का समर्थन करता हूँ। भाषण के बाद बुजुर्ग ने एक षड्भुजाकार क्रिस्टल निकाला। इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी और चमकदार थी, जो तारों की रोशनी से जगमगा रही थी। उन्होंने इसका उद्देश्य नहीं बताया, बस सभी को पंक्तिबद्ध होने और बारी बारी से उस पर हाथ रखने का निर्देश दिया। ये किस लिए है? लिन रूह ने दूर से उत्सुकतापूर्वक पूछा। द लेगेसी क्रिस्टल, जूजीमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने इस क्षण की प्रत्याशा कर रखी थी।
ये सच्चे मार्शल पवित्र मैदान के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी और वह क्षण था जब बेली शियाओ वास्तव में उच्च पद पर पहुंचे। फिर भी जू जिमो ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें घटित हो रही घटनाएं बहुत ही रोचक और सुंदर लगी। वह इतना सुंदर था कि वह दूसरों की उम्मीदों को तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक एक करके युवकों ने क्रिस्टल पर हाथ रखा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। दरबार के वरिष्ठ सदस्य शांत रहे, क्योंकि उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी। महारानी के लिए उत्तराधिकारी चुनना आसान नहीं है। कतार छोटी होती गई। यान बहुई, गाओ शियोंग और यहाँ तक कि जुड़वा बहनें भी असफल रहीं। अंततः धड़कते दिल के साथ बेली शियाओ आगे बढ़ी और उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रख दिया। उसे उसमें से एक गर्म धारा प्रवाहित होती महसूस हुई। अचानक पूरा क्रिस्टल एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठा। ये तो, भीतरी दरबार के बुजुर्ग ने स्तब्ध होकर हकलाते हुए कहा। पास ही में जुजिमो मुस्कुराई और बोली, वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण। अफसोस की बात है कि इसे रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही क्रिस्टल तेज रोशनी से चमक उठा, अचानक आकाश में कई आकृतियां प्रकट हुईं, जो हवा में कदम रखती हुई दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक एक दुर्जय आभा बिखेर रहा था। उनकी संयुक्त उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि मानो हवा ही जम सी गई हो। उनमें ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के 7 वरिष्ठ भी शामिल थे, जिनमें वाइस लॉर्ड भी थे। ये क्रिस्टल एक संप्रदाय का खजाना था, न कि कोई ऐसी चीज जिसे यूं ही किसी आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को सौंप दिया गया हो। वास्तव में उत्तराधिकारी की खोज के दौरान ये नेता पर्दे के पीछे से ही स्थिति का अवलोकन करते रहे और खुद को प्रकट न करने का विकल्प चुनते रहे। भाई सिमो, क्या हो रहा है? लिन रोहू ने संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों की उपस्थिति देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्रिस्टल धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठा, तेज रोशनी बिखेरता हुआ, मानो कुछ प्रकट होने वाला हो। जू जिमो ने समझाया, हमारे संप्रदाय के 4 महान सम्राटों ने सिंहासन ग्रहण करने से पहले संप्रदाय में अपनी विरासत छोड़ी थी, इस आशा के साथ कि एक दिन कोई योग्य उत्तराधिकारी संप्रदाय को गौरव की ओर ले जाएगा। महान सम्राट शेनशिन की विरासत हमारे वर्तमान परम पूज्य को मिली, जबकि महान सम्राट झेनवू की विरासत मेरे पिता को मिली। अब केवल महान सम्राट सांदाओ और महान महारानी होंगटियन की विरासतें ही अप्रतिष्ठित रह गई हैं। आज महारानी होंगटियन के उत्तराधिकारी प्रकट हुए हैं। उनके सामने के दृश्य को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। चिकना क्रिस्टल धीरे धीरे गायब हो गया और उसके भीतर से एक धुंधली आकृति उभरी। ये छाया मानो आकाश और पृथ्वी को पार कर रही थी, समय और भाग्य की नदी को चीरती हुई। सब कुछ एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। विशाल शाही शक्ति ने पूरे आदिम हृदय भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। उस क्षण, चाहे वे अनगिनत वर्षों तक साधना करने वाले प्राचीन अधिपति हो या अद्वितीय प्रतिभा वाले विलक्षण प्रतिभावान, वे सभी इस जबरदस्त आभा से स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें सहज रूप से सच्चे मार्शल पवित्र स्थल की दिशा में खींच गईं। ये तो महारानी है, किसी ने चिल्लाकर कहा, और संप्रदाय के सभी सदस्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, श्रद्धापूर्वक आकाश में प्रकट हुई आकृति को निहारने लगे। घने कोहरे में लिपटी उस छाया से असीम प्रकाश निकल रहा था, जिसने महारानी का चेहरा छिपा रखा था। कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और हैरानी से बोला, महारानी की उत्तराधिकारी वही है जिसे महारानी ने चुना है। परछाई ने इस दुनिया पर एक नजर डाली। समय और स्थान मानो थम से गए, जब वह चांदी की रोशनी की किरण में परिवर्तित हुई और अदम्य गति से सीधे बेली शियाओ के शरीर में जा घुसी। फिर सभी ने एक जोरदार धमाका सुना, बूम, और विरासत का क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। उसके भीतर से एक संपूर्ण कंकाल बाहर निकला। वह चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था और उसके चारों ओर चंद्रमा के प्रकाश की किरणें फैली हुई थी। विशाल दिव्य शरीर, एक चौंके हुए बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, यह महारानी का दिव्य दिव्य शरीर है। जब वह स्वर्ग में गई तो इसे अपने साथ नहीं ले गई, इसे वहीं छोड़ आई। सभी लोग अविश्वास से स्तब्ध रह गए। जो लोग इस बारे में जानते थे, वे इस अवसर की विशालता को भली भांति समझते थे। सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक, जो 100 बैटल फिजिक में 7वें स्थान पर था, गति के लिए सर्वश्रेष्ठ फिजिक के रूप में जाना जाता था। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के 4 सम्राटों में से केवल ग्रैंड एम्प्रेस ने ही सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक प्राप्त की थी। ग्रैंड सम्राट झेनवू ने 15वें रैंक की ट्रू मार्शल स्वॉर्ड फिजिक प्राप्त की थी। अन्य 2 सम्राटों ने स्वर्ग की इच्छा को धारण करने के बावजूद कभी भी कोई शारीरिक शक्ति प्राप्त नहीं की। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि महारानी होंगटियन अपने पौराणिक काया को पीछे छोड़ जाएंगी।
सोअरिंग इमोर्टल फिजिक बेली शियाओ के शरीर में समाहित हो गया और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जू जीमो उस दर्द को समझ गया। ये पूरे शरीर के पुनर्निर्माण की पीड़ा थी। बुजुर्ग शियाओ युएक्सुआन ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत हवा से नीचे उतरकर कदम रखा। श्याओ, हिम्मत रखो, यही तुम्हारे भाग्य को बदलने का मौका है। तुम्हें इसे सहना ही होगा, उसने कहा। सबकी चिंतित निगाहों के बीच बेली शियाओ धीरे धीरे शांत हो गई। वह पालथी मारकर बैठ गई, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। चाची, बेली जियो ने जियो युएक्सुआन को देखते ही अभिवादन किया। तुम बालक सचमुच भाग्यशाली हो, जियाओ युक्सुआन ने संतोष से कहा। तुम्हें महारानी की विरासत मिली है और तुम सोअरिंग इमोर्टल फिजिक्स से जुड़ गए हो। इस जीवन में तुम स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, बेली शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। नए शिष्यों के लिए प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और बेली शियाओ पूरे आयोजन की एकमात्र नायिका बन गई थी। जू जीमो को अब आधिकारिक तौर पर ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के बाहरी दरबार का शिष्य माना जाता था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार सभी बाहरी शिष्यों को हर महीने 3 संप्रदाय मिशन पूरे करने होते थे। इस संप्रदाय में एक मिशन कक्ष था जहां शिष्य मिशन स्वीकार करते और प्रस्तुत करते थे। जू जीमो ने इस बात की परवाह नहीं की कि इस मुकदमे ने संप्रदाय में कितना सदमा पहुंचाया है। वह बस लिन रूहू को अपने साथ मिशन कक्ष में ले गया। मिशन स्वीकार करने से लेकर उसे पूरा करने तक सभी लेन देन मिशन कक्ष में ही होते थे। इसलिए जब जू जीमो वहां पहुंची तो हमेशा की तरह वह जगह बेहद भीड़भाड़ वाली थी। इसे एक चहल पहल भरा बाजार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्य काउंटर पर लंबी कतार लगी हुई थी। जू जीमो को इंतजार करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, इसलिए वह सीधे आगे की ओर चला गया। एक शिष्य पहले से ही काउंटर पर मौजूद था और मिशन स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। मुस्कुराते हुए उसने काउंटर पर मौजूद वरिष्ठ भाई से कहा, वरिष्ठ भाई, मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूँ। काउंटर के पीछे खड़े युवक ने बिना ऊपर देखे पूछा, तुम्हारा साधना स्तर क्या है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, आत्मा मध्याह्न क्षेत्र का 5वां चरण। स्पिरिट मेरिडियन दायरे में आप केवल लेवल 5 के मिशन ही ले सकते हैं, युवक ने उदासीनता से जवाब दिया और एक लकड़ी का टोकन फेंक दिया। बाहरी प्रांगण के शिष्य ने टोकन पकड़ा और उस पर लिखे विवरण पढ़े। उसके चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, क्या मैं किसी दूसरे स्तर 5 के मिशन पर जा सकता हूँ? मिशन चैम्बर में दिए जाने वाले कार्य विविध प्रकार के थे, जिनमें जानवरों का वध करना, डाकुओं का सफाया करना, कारवां की सुरक्षा करना और दुर्लभ अयस्कों का खनन करना शामिल था। कुछ आदेश संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा जारी किए गए थे, जबकि अन्य बाहरी लोगों द्वारा। जब तक कोई आध्यात्मिक क्रिस्टल पुरस्कार मिलता था और कार्य से दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता था, तब तक उसे पोस्ट किया जा सकता था। इस प्रकार समान स्तर के मिशनों में भी कुछ आसान थे और कुछ अधिक कठिन। उसे जो आदेश मिला उसमें एक जानवर को मारना शामिल था। काउंटर के पीछे खड़े युवक ने भौहें चढ़ाकर डांटते हुए कहा, क्या तुम चुन चुन कर काम देना चाहते हो? अगर मैं सारे आसान काम तुम जैसे लोगों को दे दूं, तो बाकी काम कौन करेगा? बाहरी शिष्य पीछे हट गया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन कार्य वितरकों के पास वास्तविक शक्ति थी। यदि वे नाराज हो जाते तो वे आपको हर बार सबसे कठिन मिशन सौंप सकते थे और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता था। जू जीमो ने मुस्कुराते हुए बाहरी शिष्य के कंधे पर थपथपाया। अरे भाई, क्या मैं लाइन में आगे आ सकता हूँ? तुम कौन हो? बाहरी शिष्य ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि जू जीमो आमतौर पर साउथ गूज माउंटेन पर रहते थे, इसलिए उनके कई आंतरिक और बाहरी शिष्य उनसे परिचित नहीं थे। इससे पहले कि जू जीमो जवाब दे पाता, पीछे से एक अन्य शिष्य ने अचानक बाहरी शिष्य को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये हमारे उप प्रमुख वरिष्ठ भाई जू जीमो के पुत्र हैं। अगर ये तुम्हारे आगे आ जाएं, तो समझ लो कि ये तुम्हें पसंद करते हैं। कृतघ्न मत बनो। बाहरी शिष्य के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने झटपट माफी मांगी और वहां से भाग गया। जू जीमो ने अपने लिए बोलने वाले शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? मैं झांग गोलिन, सीनियर ब्रदर हूँ। आप मुझे लिटिल गुई कह सकते हैं, शिष्य ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। बुरा नहीं है, नन्हे गुई। अब से मेरे साथ रहना, जू जीमो ने हंसते हुए कहा। हालांकि उन्हें चापलूस खास पसंद नहीं थे, लेकिन छोटी मोटी बातों को संभालने के लिए एक चमचा होना कभी नुकसानदायक नहीं होता था।
मुझे आपके साथ सेवा करने का सम्मान देने के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर, झांग गुइलिन मुस्कुराई। शायद आपको पता न हो, लेकिन मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूँ, एक अंतहीन बहती नदी की तरह, अनियंत्रित रूप से उफान मारती पीली नदी की तरह। फिर उसने काउंटर पर हाथ पटका और काम बांटने वाले पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सीनियर ब्रदर जो यहाँ एक मिशन लेने आए हैं, अच्छे लोगों को भेजो। उनके सामने के दृश्य को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। चिकना क्रिस्टल धीरे धीरे गायब हो गया और उसके भीतर से एक धुंधली आकृति उभरी। ये छाया मानो आकाश और पृथ्वी को पार कर रही थी, समय और भाग्य की नदी को चीरती हुई। सब कुछ एकदम शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। विशाल शाही शक्ति ने पूरे आदिम हृदय भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। उस क्षण, चाहे वे अनगिनत वर्षों तक साधना करने वाले प्राचीन अधिपति हों या अद्वितीय प्रतिभा वाले विलक्षण प्रतिभावान, वे सभी इस जबरदस्त आभा से स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहें सहज रूप से सच्चे मार्शल पवित्र स्थल की दिशा में खींच गईं। ये तो महारानी है, किसी ने चिल्लाकर कहा, और संप्रदाय के सभी सदस्य तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, श्रद्धापूर्वक आकाश में प्रकट हुई आकृति को निहारने लगे। घने कोहरे में लिपटी उस छाया से असीम प्रकाश निकल रहा था, जिसने महारानी का चेहरा छिपा रखा था। कोई भी उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और हैरानी से बोला, महारानी की उत्तराधिकारी वही है जिसे महारानी ने चुना है। परछाई ने इस दुनिया पर एक नजर डाली। समय और स्थान मानो थम से गए, जब वह चांदी की रोशनी की किरण में परिवर्तित हुई और अदम्य गति से सीधे बेली शियाओ के शरीर में जा घुसी। फिर सभी ने एक जोरदार धमाका सुना, बूम, और विरासत का क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। उसके भीतर से एक संपूर्ण कंकाल बाहर निकला। वह चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था और उसके चारों ओर चंद्रमा के प्रकाश की किरणें फैली हुई थी। विशाल दिव्य शरीर, एक चौंके हुए बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, यह महारानी का दिव्य दिव्य शरीर है। जब वह स्वर्ग में गई तो इसे अपने साथ नहीं ले गई, इसे वहीं छोड़ आई। सभी लोग अविश्वास से स्तब्ध रह गए। जो लोग इस बारे में जानते थे, वे इस अवसर की विशालता को भली भांति समझते थे। सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक, जो 100 बैटल फिजिक में 7वें स्थान पर था, गति के लिए सर्वश्रेष्ठ फिजिक के रूप में जाना जाता था। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के 4 सम्राटों में से केवल ग्रैंड एम्प्रेस ने ही सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक प्राप्त की थी। ग्रैंड सम्राट जेन वू ने 15वें रैंक की ट्रू मार्शल स्वॉर्ड फिजिक प्राप्त की थी। अन्य 2 सम्राटों ने, स्वर्ग की इच्छा को धारण करने के बावजूद, कभी भी कोई शारीरिक शक्ति प्राप्त नहीं की। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि महारानी होंगटियन अपने पौराणिक काया को पीछे छोड़ जाएंगी। सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक बेली शियाओ के शरीर में समाहित हो गया और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जू जीमो उस दर्द को समझ गया, ये पूरे शरीर के पुनर्निर्माण की पीड़ा थी। बुजुर्ग शियाओ युएक्सुआन ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत हवा से नीचे उतरकर कदम रखा। शियाओ, हिम्मत रखो, यही तुम्हारे भाग्य को बदलने का मौका है। तुम्हें इसे सहना ही होगा, उसने कहा। सबकी चिंतित निगाहों के बीच, बेली शियाओ धीरे धीरे शांत हो गई। वह पालथी मारकर बैठ गई, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। चाची, बेली जियो ने जियो युएक्सुआन को देखते ही अभिवादन किया। तुम बालक, सचमुच भाग्यशाली हो, जियाओ युक्सुआन ने संतोष से कहा। तुम्हें महारानी की विरासत मिली है और तुम सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक से जुड़ गए हो। इस जीवन में, तुम स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, बेली शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। नए शिष्यों के लिए प्रवेश परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और बेली शियाओ पूरे आयोजन की एकमात्र नायिका बन गई थी। जू जीमो को अब आधिकारिक तौर पर ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के बाहरी दरबार का शिष्य माना जाता था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार, सभी बाहरी शिष्यों को हर महीने 3 संप्रदाय मिशन पूरे करने होते थे। इस संप्रदाय में एक मिशन कक्ष था, जहां शिष्य मिशन स्वीकार करते और प्रस्तुत करते थे। जू जीमो ने इस बात की परवाह नहीं की कि इस मुकदमे ने संप्रदाय में कितना सदमा पहुंचाया है। वह बस लिन रूहू को अपने साथ मिशन कक्ष में ले गया। मिशन स्वीकार करने से लेकर उसे पूरा करने तक, सभी लेन देन मिशन कक्ष में ही होते थे। इसलिए जब जू जीमो वहां पहुंची, तो हमेशा की तरह वह जगह बेहद भीड़भाड़ वाली थी। इसे एक चहल पहल भरा बाजार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्य काउंटर पर लंबी कतार लगी हुई थी। जू जीमो को इंतजार करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, इसलिए वह सीधे आगे की ओर चला गया। एक शिष्य पहले से ही काउंटर पर मौजूद था और मिशन स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था।
मुस्कुराते हुए उसने काउंटर पर मौजूद वरिष्ठ भाई से कहा, वरिष्ठ भाई, मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूँ। काउंटर के पीछे खड़े युवक ने बिना ऊपर देखे पूछा, तुम्हारा साधना स्तर क्या है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, आत्मा मध्याह्न क्षेत्र का 5वां चरण। स्पिरिट मेरिडियन दायरे में आप केवल लेवल 5 के मिशन ही ले सकते हैं। युवक ने उदासीनता से जवाब दिया और एक लकड़ी का टोकन फेंक दिया। बाहरी प्रांगण के शिष्य ने टोकन पकड़ा और उस पर लिखे विवरण पढ़े। उसके चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, क्या मैं किसी दूसरे स्तर 5 के मिशन पर जा सकता हूँ? मिशन चैम्बर में दिए जाने वाले कार्य विविध प्रकार के थे, जिनमें जानवरों का वध करना, डाकुओं का सफाया करना, कारवां की सुरक्षा करना और दुर्लभ अयस्कों का खनन करना शामिल था। कुछ आदेश संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा जारी किए गए थे, जबकि अन्य बाहरी लोगों द्वारा। जब तक कोई आध्यात्मिक क्रिस्टल पुरस्कार मिलता था और कार्य से दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता था, तब तक उसे पोस्ट किया जा सकता था। इस प्रकार समान स्तर के मिशनों में भी कुछ आसान थे और कुछ अधिक कठिन। उसे जो आदेश मिला उसमें एक जानवर को मारना शामिल था। काउंटर के पीछे खड़े युवक ने भौहें चढ़ाकर डांटते हुए कहा, क्या तुम चुन चुनकर काम देना चाहते हो? अगर मैं सारे आसान काम तुम जैसे लोगों को दे दूं, तो बाकी काम कौन करेगा? बाहरी शिष्य पीछे हट गया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन कार्य वितरकों के पास वास्तविक शक्ति थी। यदि वे नाराज हो जाते, तो वे आपको हर बार सबसे कठिन मिशन सौंप सकते थे, और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता था। जू जीमो ने मुस्कुराते हुए बाहरी शिष्य के कंधे पर थपथपाया। अरे भाई, क्या मैं लाइन में आगे आ सकता हूँ? तुम कौन हो? बाहरी शिष्य ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि जू जीमो आमतौर पर साउथ गूज माउंटेन पर रहते थे, इसलिए उनके कई आंतरिक और बाहरी शिष्य उनसे परिचित नहीं थे। इससे पहले कि जू जीमो जवाब दे पाता, पीछे से एक अन्य शिष्य ने अचानक बाहरी शिष्य को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये हमारे उप प्रमुख वरिष्ठ भाई जू जीमो के पुत्र हैं। अगर ये तुम्हारे आगे आ जाएं, तो समझ लो कि ये तुम्हें पसंद करते हैं। कृतघ्न मत बनो। बाहरी शिष्य के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने झटपट माफी मांगी और वहां से भाग गया। जू जीमो ने अपने लिए बोलने वाले शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? मैं झांग गोलिन, सीनियर ब्रदर हूँ। आप मुझे लिटिल गुई कह सकते हैं, शिष्य ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। बुरा नहीं है, नन्हे गुई। अब से मेरे साथ रहना, जू जीमो ने हंसते हुए कहा। हालांकि उन्हें चापलूस खास पसंद नहीं थे, लेकिन छोटी मोटी बातों को संभालने के लिए एक चमचा होना कभी नुकसानदायक नहीं होता था। मुझे आपके साथ सेवा करने का सम्मान देने के लिए धन्यवाद, सीनियर ब्रदर, झांग गुइलिन मुस्कुराई। शायद आपको पता न हो, लेकिन मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूँ, एक अंतहीन बहती नदी की तरह, अनियंत्रित रूप से उफान मारती पीली नदी की तरह। फिर उसने काउंटर पर हाथ पटका और काम बांटने वाले पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सीनियर ब्रदर जो यहाँ एक मिशन लेने आए हैं, अच्छे लोगों को भेजो। जू जीमो मिशन हॉल के पास पहुंचे, जहां प्रभारी युवक क्षण भर के लिए चौंक गया और फिर जल्दी से जू जीमो के लिए चुनने के लिए लकड़ी की पट्टियों का एक ढेर मेज पर रख दिया। अपने बगल में लिटिल गुई के दबंग रवैये को देखकर जू जीमो ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप मुझे कुछ अनरेटेड मिशन दिखा सकते हैं? सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में बाहरी लोगों द्वारा दिए गए मिशनों का खतरा कभी कभी जारीकर्ताओं के लिए भी अज्ञात होता था। ऐसे कार्यों को निर्धारित श्रेणी में रखा जाता था। इन मिशनों को पूरा करने वाले शिष्यों को मिशन की कठिनाई के आधार पर पुरस्कार प्राप्त होते थे। युवक ने सिर हिलाया और लकड़ी की पट्टियों का एक और ढेर निकालते हुए चेतावनी दी, वरिष्ठ भाई जो, इन कार्यों में खतरे का स्तर अनिश्चित है। कृपया सोच समझकर चुनाव करें। जू जीमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उनमें से छानबीन की और एक का चयन किया। चुने गए मिशन में यह बताया गया था कि 10 माइल टाउन में लॉर्ड हु के घर में हाल ही में भूत प्रेत का प्रकोप हो रहा था और वे उस दुष्ट आत्मा को पकड़ने के लिए कुशल मार्शल आर्टिस्टों की तलाश कर रहे थे। पट्टिका हाथ में लिए जू जीमो मिशन हॉल से निकल पड़े। रास्ते में लिन रूहू ने उत्सुकता से पूछा, भाई जीमो, क्या इस दुनिया में सचमुच भूत होते हैं? जू जीमो ने हंसते हुए जवाब दिया, ये भूत की आपकी परिभाषा पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भूत मौजूद नहीं होते, लेकिन मनुष्यों द्वारा बनाए गए भूत मौजूद होते हैं। इसी बीच ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के मुख्य हॉल में वाइस लॉर्ड जू किंगशान और 7 ग्रैंड एल्डर्स ने बैठक की। उपप्रभु,
मेरा मानना है कि हमें और अधिक संसाधन आवंटित करने चाहिए, छठे महान एल्डर ज़ियाओ युक्सुआन ने प्रस्ताव रखा। ज़ियाओ एर को महारानी की विरासत प्राप्त है और उसके पास सोअरिंग इमॉर्टल फिजिक है। वह निसंदेह स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। शायद इस युग में हमारा संप्रदाय एक और महारानी के उदय का साक्षी बन सकता है। छठे महागुरु, आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी होने दे रहे हैं, प्रथम महागुरु ने बीच में कहा। स्वर्ग की इच्छा को इतनी आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा बेली शियाओ ने अभी हाल ही में हमारे संप्रदाय में शामिल हुआ है और उसमें अपनेपन की भावना का अभाव है। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? ज़ियाओ युक्सुआन ने शांत भाव से पूछा। प्रथम ग्रैंड एल्डर ने कहा, यू एर हमारी वर्तमान पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली है, जिसमें संप्रभुता की स्पष्ट क्षमता दिखाई देती है। उसका पालन पोषण हमारी देखरेख में हुआ है, जिससे वह साधना के लिए एक विश्वसनीय उम्मीदवार बन गया है। मेरा मानना है कि मेरा शिष्य ज़ियाओ शिंगहे भी एक मजबूत दावेदार है, दूसरे ग्रैंड एल्डर ने कहा। शाओ शिंगहे अनुपयुक्त है। अफवाहें बताती है कि वह अक्सर महिला शिष्यों को नहाते हुए छुपकर देखता है, जो उसके संदिग्ध चरित्र का संकेत है, प्रथम ग्रैंड एल्डर ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। दूसरे महागुरु चुप हो गए, अपने शिष्य का बचाव करने के बारे में सोचने लगे। उन्हें ये स्वीकार करने का मन हुआ, मैं ही शिष्यों को नहाते हुए छुपकर देखता हूँ, इसका मेरी शिष्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों के डर से उन्होंने अपना विचार बदल दिया। आखिर कहावत तो यही है, एक बार गुरु हमेशा पिता, और पिता द्वारा लिए गए कर्ज को पुत्र ही चुकाता है। इस तर्क के साथ दूसरे ग्रैंड एल्डर को अधिक सहजता महसूस हुई और उन्होंने अपने शिष्य को फंसाने के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। सातवें ग्रैंड एल्डर, आपकी क्या राय है? जू किंगशान ने कोने में चुपचाप बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए पूछा। सातवें ग्रैंड एल्डर में विद्वत्ता का भाव झलकता था, जो उन्हें एक विद्वान सज्जन के समान दर्शाता था। भूरे रंग के वस्त्र पहने और बालों को जूड़े में बांधे हुए, उनमें किसी प्रकार का दबदबा नहीं था, वे एक साधारण शिक्षक की तरह दिखते थे। सातवें ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे बेली शियाओ की प्रतिभा बहुत प्रभावशाली लगी। यदि वह आगे की परीक्षाओं में सफल होती है, तो वह महत्वपूर्ण साधना की हकदार है। मैंने सुना है कि दिव्य सूर्य पवित्र भूमि ने अपने पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री का चयन कर लिया है और उन्हें स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर ज़ियाओ युक्सुआन मुस्कुराए और बोली, सातवें ग्रैंड एल्डर, आपके शिष्य 5 सन्स ऑफ माय रीडर रेस भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। ज़ियाओ एर से किसी भी तरह कम नहीं हैं। वे उपयुक्त नहीं हैं। सातवें ग्रैंड एल्डर ने बिना कुछ विस्तार बताए सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री के चयन में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, जू किंगशान ने सोचा। चूंकि हम आम सहमति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चलिए एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। मैं असहमत हूँ, ज़ियाओ युक्सुआन ने आपत्ति जताई। ज़ियाओ एर ने अभी हाल ही में मार्शल कला का अभ्यास शुरू किया है, ऐसी प्रतियोगिता उसके लिए अनुचित होगी। छठे महागुरु, निष्पक्षता एक सापेक्ष अवधारणा है, जू किंगशान ने जवाब दिया। इसके अलावा बेली शियाओ को महारानी की विरासत मिली है, शायद उसे कोई नुकसान न हो। मैं तत्काल प्रतियोगिता का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। 6 महीने में हमारा संप्रदाय 7 पवित्र मैदानों की प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। हम उस प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री का चयन कर सकते हैं। आखिरकार हमें कई कारकों पर विचार करना होगा, न कि केवल जन्मजात प्रतिभा पर। पब फ्यूचर के विज्ञापन। ये जानते हुए कि प्रतियोगिता 6 महीने दूर थी, ज़ियाओ युक्सुआन ने समय सीमा को उचित समझा और सहमति दे दी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अन्य बुजुर्गों ने भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद जू किंगशान ने जू ज़िमो को ग्रीन माउंटेन पर बुलाया। बेली शियाओ नाम की लड़की के बारे में आपके क्या विचार हैं? जू किंगशान ने पूछा। वह कोई खास नहीं है, जू ज़िमो ने अपने पिता के इशारे को समझते हुए जवाब दिया। मैंने छठे ग्रैंड एल्डर से चर्चा की है और हमने उसका विवाह आपसे तय करने का निर्णय लिया है, जू किंगशान ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। जैसा कि उम्मीद थी, जू ज़िमो ने सोचा, अपने पिछले जीवन के परिचित पैटर्न को पहचानते हुए। अपने पिछले जन्म में बेली शियाओ से उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब उन्होंने महारानी की विरासत संभाली। वे उनकी सुंदरता, व्यवहार और प्रतिभा से मोहित हो गए। जब उनके पिता ने उनकी सगाई का प्रस्ताव रखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। बेली शियाओ ने बिना किसी आपत्ति के सहमति दे दी, जिससे सब कुछ स्वाभाविक लगा। हालांकि
बाद में जूजीमो को एहसास हुआ कि वह उसके खेल में महज एक मोहरा था। वह उससे मोहित हो गया, लगातार उसके आसपास मंडराता रहता, जबकि वह उदासीन बनी रही। जब भी वह निराश होकर हार मानने का सोचता, बेलिशियाओ आशा की एक किरण दिखाती और उसके प्यार को फिर से जगा देती। उसने बड़ी आसानी से उसे अपने वश में कर लिया। छठे ग्रैंड एल्डर की भतीजी और जूजीमो की मंगेतर होने के नाते उसने जू किंगशान के प्रभाव का लाभ उठाया। उसने संप्रदाय के संसाधनों का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया। अपने लक्ष्य हासिल करने के बाद उसने अचानक अपनी सगाई तोड़ दी और अपने प्रेमी चुयांग के पास वापस भाग गई। पवित्र युद्धभूमि तो उसकी महत्वाकांक्षी यात्रा में महज एक पड़ाव थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण से गांव की लड़की इतनी बड़ी आकांक्षाएं पालेगी। अपने निराशाजनक अतीत पर विचार करते हुए जूजीमो के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह मेरे टाइप की नहीं है, जूजीमो ने वर्तमान में लौटते हुए जवाब दिया। तो फिर आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? जू किंगशान ने पूछा। मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद है जो गा सकता हो, नाच सकता हो, रैप कर सकता हो और बास्केटबॉल खेल सकता हो, जूजीमो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। पने पिता के बढ़ते गंभीर भाव को देखकर जूजीमो ने जल्दी से कहा, मैंने वास्तव में शादी के बारे में नहीं सोचा है। कृपया तयशुदा शादियों या मध्यस्थों की बात न करें। आजकल लोग स्वेच्छा से प्यार करने में विश्वास करते हैं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जू किंगशान ने कहा। बेलिशियाओ को संप्रदाय से भरपूर समर्थन मिलना तय है और वह स्वर्ग की इच्छा के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर सकती है। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। और प्रेम, खैर, वह समय के साथ बढ़ता है। ओह, सच में? तो समय के साथ आपका और मेरी माँ का प्यार भी बढ़ता गया? जूजीमो ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जू किंगशान ने तुरंत जवाब दिया। ये पहली नजर का प्यार था। बसंत की हवा, नदी किनारे के विलो के पेड़, एक आकर्षक युवक, एक सौम्य युवती। ये मैं और तुम्हारी माँ थे। खैर, मैं भी पहली नजर में प्यार पाना चाहती हूँ, जूजीमो ने कहा। क्या तुम महान सम्राट बनना चाहते हो? जू किंगशान ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से पूछा। कौन महान सम्राट नहीं बनना चाहता? जूजीमो ने पलटवार किया। ठीक है, जू किंगशान ने रुककर कहा, तो फिर आगे बढ़ो। 6 महीने में हमारा संप्रदाय 7 पवित्र स्थलों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर पवित्र पुत्र घोषित कर दूंगा। सच कहें तो जूजीमो को पवित्र पुत्र बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और ग्रीन माउंटेन से चला गया। अल्पविराम बाद में वह लिन रोहू और लिटिल गुई को लेकर 10 माइल टाउन की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वे बीस्ट एमिंग पवेलियन में रुके। प्रत्येक ने एक सोअरिंग सेंट हॉर्स किराए पर लिया और फिर ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड से पूरी ताकत से निकल पड़े। वसंत ऋतु थी। सड़क किनारे लगे विलो पेड़ों में नई कलियां फूट आई थी और हर जगह फूल खिले हुए थे। हल्की हवा चल रही थी जिससे धूल उड़ रही थी। इसी बीच सनशाइन विलेज में मार्शल आर्ट के मंच पर एक भयंकर प्रतियोगिता चल रही थी। चू यांग का सामना एक युवा प्रतिद्वंद्वी से हुआ। उसने अपनी वांडरिंग ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली और ओल्ड मो द्वारा सिखाए गए 13 शेडो स्ट्राइक्स का प्रदर्शन किया। लंबी तलवार हवा में गूंजती हुई गुजरी, जिससे 13 परछायां उत्पन्न हुई जो उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर वार करती हुई आगे बढ़ी। उसके सामने खड़ा लड़का 2 तलवारें पकड़े हुए था और हमलों की बौछार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे पीछे हटते हुए वह लगभग चबूतरे के किनारे तक पहुंच गया। चू यांग की आंखों में एक चमक कौंधी। तलवार के वार तेज हो गए और उसने मौका पाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मंच से बाहर धकेल दिया। मैं घोषणा करता हूं कि सनशाइन विलेज की मार्शल प्रतियोगिता का विजेता चू यांग है, मास्टर मो ने गर्व से कहा। उसने इस लड़के को आगे बढ़ते हुए देखा था, जो कभी इतना कमजोर था कि बुनियादी घुड़सवारी की मुद्रा भी नहीं बना पाता था। अब स्पिरिट मेरिडियन दायरे के 5वें चरण में है और सनशाइन विलेज के शीर्ष युवा योद्धाओं में से एक है। और इसमें महज कुछ ही सप्ताह लगे थे। चू यांग शांत और संयमित रहा, अपनी प्रगति के बावजूद कभी अहंकारी नहीं हुआ। भविष्य उज्जवल दिख रहा था। अल्पविराम मास्टर मो, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सनशाइन विलेज छोड़ने का समय आ गया है। मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चू यांग ने मैच के बाद गंभीरता से कहा। मास्टर मो एक पल के लिए ठहर गए, फिर मुस्कुराए। बात समझ में आती है। मुझे पहले से ही इसका अंदाजा होना चाहिए था। एक छिपा हुआ ड्रैगन हमेशा उभरता है। एक दिन तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। ये छोटी सी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे बस यह नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इससे आगे निकल जाओगे।
तुम अब तक के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, यहाँ तक कि शाही शहर के कुलीन उत्तराधिकारियों से भी कहीं बेहतर। मैं कहीं भी जाऊं, मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं सनशाइन विलेज से हूँ। चू यांग ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, बहुत बढ़िया, मास्टर मो ने गर्मजोशी से कहा। क्या आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दुनिया देखने के लिए उत्तर की ओर शाही राजधानी जाने की सोच रहा हूँ, चू यांग ने जवाब दिया। जब मैं जवान था तब मैं प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी में काम करता था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं वहाँ किसी की सिफारिश कर सकता हूँ, मास्टर मो ने कहा। अच्छा लगा। मैं वैसे भी शाही राजवंश जाते समय प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी से होकर गुजरूंगा, चू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर मो ने एक जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा निकाला और चू यांग को देते हुए कहा, इसे प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी के सैन्य शिविर में ले जाओ। डू तियानेन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढो। बस उसे बता देना कि तुम मो तियानकी के भतीजे हो, वह समझ जाएगा। चू यांग ने जेड स्वीकार किया और उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया। मास्टर मो हंसे और उन्हें विदा करते हुए बोले, जाओ। बाहर की दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अल्पविराम। अगली सुबह भोर में, आसमान के पीला पड़ने से पहले ही, चू यांग ने अपना सामान पैक कर लिया था। वह रात के आखिरी धुंधले बादलों के बीच चलते हुए सनशाइन विलेज से निकल गया। लड़का पीछे मुड़कर उस गांव को देखने लगा जिसे वह 10 साल से अधिक समय से अपना घर कहता आ रहा था। एक साधारण सी जगह, जो वर्षों से हवा और बारिश के बावजूद मजबूती से खड़ी थी। उनकी आंखों में लगाव और अनिच्छा दोनों भाव झलक रहे थे। छोटे यान, घूरना बंद करो, हमें जाना होगा, एल्डमो की आवाज उसके कानों में गूंजी। चू यांग मुड़ा, अपना थैला कंधे पर उठाया और धीरे धीरे दूर क्षितिज की ओर चल पड़ा। एल्डमो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में सोचना बंद न कर पाए हो? इतनी कम उम्र में ही इतनी कविताएं बोलने लगे हो, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि अकेले ही महान मार्ग पर चलने का क्या अर्थ होता है? ग्रैंड दाव पर अकेले चलना है, चू यांग ने उलझन में पूछा। युद्ध पथ के शिखर पर अकेलापन होता है, वीरांगी होती है, अंतहीन खोज होती है, सबसे ऊपर होने का शीतल एहसास होता है। बूढ़े ने आह भरी। युद्धकला का मार्ग एक व्यक्ति के लिए उत्सव है। बलवान हमेशा अकेले होते हैं। जब आप ये यात्रा शुरू करते हैं, तो कई लोग आपके साथ चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप कुछ को खो देते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। आप चिलचिलाती धूप में और भयंकर तूफानों के बीच से गुजरेंगे, खून बहते हुए और रोते हुए, तलवारों और आग पर कदम रखते हुए। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पाएंगे कि जो भी कभी आपके साथ खड़ा था, वह गायब हो चुका है। कुछ ने साधना छोड़ दी, परिवार बसा लिया और साधारण जीवन चुन लिया। कुछ का समय समाप्त हो गया और वे मर गए, इस मार्ग पर पड़ी हड्डियों के रूप में रह गए। आप जितना आगे बढ़ते हैं, उतना ही अकेले होते जाते हैं। आपके साथ रहने वाले लोगों की संख्या कम होती जाती है। अंत में, या तो आप बाकियों की तरह मर जाते हैं, इस मार्ग पर एक और कंकाल जोड़ते हुए, या आप युद्धकला की दुनिया के शिखर पर पहुंच जाते हैं, और तभी आप वास्तव में समझ पाएंगे कि अजेयता कितनी अकेली होती है। अल्पविराम। जू जीमो का समूह आधे दिन से सवारी कर रहा था जब उन्हें आगे लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। बड़े भाई जू, ये तो डाकुओं जैसे लगते हैं, लिटिल गुई ने कहा। दिलचस्प, जू जीमो मुस्कुराई। चलिए जाकर देखते हैं। वे अपने उड़ने वाले रेत के घोड़ों पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने नकाबपोश, काले कपड़े पहने हमलावरों के एक समूह को पहले से ही स्थिति पर नियंत्रण करते हुए पाया। बीच में एक आलीशान रथ था जो चारों ओर से घिरा हुआ था। उसके साथ चल रहे घरेलू रक्षकों में से लगभग सभी मारे जा चुके थे, केवल कुछ ही लोग प्रतिरोध कर रहे थे। ये सिटू कबीले की गाड़ी है। तुम डाकुओं को मौत की चाहत है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सिटू कबीला बदला लेने आएगा? बूढ़े गार्ड ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर यह सिटू कबीले की गाड़ी है? डाकुओं का सरदार हंसा। भाइयों, हम उनकी गाड़ी लूट लेते हैं, बसने के लिए एक नई जगह ढूंढ लेते हैं, और फिर कोई सीमा नहीं रहती। क्या आपको लगता है कि सिटू कबीले का पूरे पूर्वी महाद्वीप पर अधिकार है? अब तक सभी गार्ड मारे जा चुके थे। केवल स्पिरिट मेरिडियन दायरे के 9वें चरण में एक बूढ़ा व्यक्ति ही किसी तरह जीवित बचा था। अधिकांश डाकू स्पिरिट मेरिडियन दायरे में थे, जबकि उनका सरदार स्वयं मेरिडियन फोजिंग दायरे में आगे बढ़ चुका था। उसने बूढ़े आदमी को मारने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय, चूहे से खेलती बिल्ली की तरह, उसने उपहास करते हुए कहा, गाड़ी के अंदर जो भी है, उसे बाहर लाओ।
मैं देखना चाहता हूँ कि हम सिटू कबीले के किस तरह के व्यक्ति से निपट रहे हैं। मालिक, कोई आ रहा है। एक युवा डाकू ने जूजिमो और उसके साथियों को आते देख चिल्लाकर कहा। डाकुओं का सरदार एक भारी कुल्हाड़ी लिए मुड़ा और अकड़ते हुए उनकी ओर बढ़ा। अरे बच्चों, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, यहाँ से चले जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। हम नहीं जा रहे, जूजिमो ने चिढ़कर जवाब दिया। अगर तुम डाकू बनने वाले हो तो कम से कम कुछ पेशेवर नैतिकता तो बरतो। उन्हें लूट रहे हो, हमें क्यों नहीं? क्या हम लूटे जाने लायक नहीं हैं? डाकुओं का सरदार अचंभित होकर देखता रहा। क्या यह आदमी पागल है? मैंने उसे जाने के लिए कहा था, और वह लूटे जाने पर अड़ा हुआ है। अपने हाथ के इशारे से डाकुओं के सरदार ने अपने दल को जूजिमो और उसके समूह को घेरने के लिए भेज दिया। छोटे गोई, ये सब तुम्हारे हैं, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, लिटिल गुई ने आत्मविश्वास से जवाब दिया और अपनी पीठ से एक लोहे की छड़ी निकाली। चापलूसी करने वाले की तरह व्यवहार करने के बावजूद लिटिल गुई वास्तव में ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड का एक सच्चा आंतरिक शिष्य था, जो मेरिडियन फोर्जिंग दायरे के 5वें चरण में था। डाकुओं के एक समूह से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपनी लोहे की लाठी घुमाई, और हर बार से ऐसा लग रहा था जैसे तरबूज को फोड़ा जा रहा हो। सिर फट गए। ये लोग उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हैं, सब लोग इसे पकड़ो। एक डाकू चिल्लाया। लिटिल गुई बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह अपने उड़ते हुए रेत के घोड़े से नीचे कूद गया, उसका डंडा बवंडर की तरह घूम रहा था। हर बार में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि हवा इतनी दब गई कि उसमें से ध्वनि की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। कुछ ही क्षणों की झड़प के बाद डाकू दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। हालात बिगड़ते देख डाकुओं के सरदार ने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन लिटिल गुई की आंखें तेज थीं। उसने अपनी लोहे की छड़ी को भाले की तरह फेंका। वह एक काली लकीर की तरह हवा में चीखता हुआ आया, डाकुओं के सरदार की पीठ में घुस गया और उसे एक विशाल चट्टान से जकड़ दिया। जब लाठी चट्टान में गहराई तक धंस गई, तभी जाकर वह आवाज रुकी। तुम डेमन बरसेरकर स्टाफ टेक्निक का इस्तेमाल करने में काफी माहिर हो गए हो, जूजिमो ने लापरवाही से कहा। मेरी तकनीक अभी ग्रैंड कंप्लीशन स्तर तक ही पहुंची है, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, लिटिल गुई ने जवाब। माइनर, मेजर, ग्रैंड कंप्लीशन और एब्सोल्यूट परफेक्शन, ये मेरिडियन टेक्निक्स के 4 महारत स्तर थे। बरसिकर शब्द को ज्यादा शाब्दिक रूप से मत लो, जूजिमो ने सहजता से समझाया। इसका मतलब क्रोध या पागलपन नहीं है, और राक्षस का मतलब यह नहीं है कि आप कोई खून के प्यासे राक्षस बन जाएं। ये तकनीक गति, पूरी ताकत से प्रहार करने और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ने के बारे में है। लिटिल गुई को गहरी सोच में डूबा देखकर जूजिमो गाड़ी के पास पहुंचा। पास ही खड़ा बूढ़ा व्यक्ति कृतज्ञतापूर्वक झुक गया। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, जूजिमो ने शांत भाव से कहा। गाड़ी में जो भी है, उसे बाहर आने के लिए कहो। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से एक स्पष्ट घंटी जैसी आवाज आई। अंकल फो, कोई बात नहीं। मुझे अपने उद्धारकर्ता से आमने सामने मिलना चाहिए। गाड़ी का पर्दा उठा और 2 महिलाएं धीरे धीरे बाहर निकलीं। बाईं ओर वाली महिला अपने पहनावे और हाव भाव के आधार पर नौकरानी जैसी लग रही थी। दाईं ओर खड़ी महिला ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके कॉलर और आस्तीनों पर कमल के फूलों की कढ़ाई की गई थी। उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी कॉलरबोन खूबसूरती से दिखाई दे रही थी, और उसके लंबे काले बाल गुलाबी रेशमी रिबन से बंधे हुए उसके कंधों पर लहरा रहे। वह ताजगी भरी और आकर्षक लग रही थी, हल्के मेकअप, बड़ी बड़ी बुद्धिमान आंखों, नाजुक नाक और सौम्य अंडाकार चेहरे के साथ। मैं सिटू युनकिंग हूँ, युवा स्वामी। मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद, उसने थोड़ा झुकते हुए धीरे से कहा। वाह वाह, कितना प्यारा चेहरा है, जूजिमो ने तिनके का एक डंठल चबाते हुए घमंडी लहजे में कहा। जब वह बोल रहा था, उसने उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सिटू युनकिंग ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। जूजिमो ने अपनी तर्जनी उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और उसे ऐसे निहारने लगा जैसे कोई संग्राहक किसी कलाकृति की प्रशंसा कर रहा हो। सिटू युनकिंग डर से पीली पड़ गई, लेकिन फिर भी उसकी निगाहों में घिरी रही और अपने होंठ काटती रही। बड़े भाई जो, अगर आप उसे चाहते हैं, तो मैं आपके लिए पहरा दे सकता हूँ, लिटिल गुई ने बगल से मदद करते हुए कहा। मेरी मालकिन को छोड़ दो। नौकरानी ने जूजिमो को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन लिन रूहू ने उसे पकड़ लिया और एक तरफ फेंक दिया। चिंता मत करो, मुझे महिलाओं पर जबरदस्ती करना कभी पसंद नहीं आया, जूजिमो ने हाथ पीछे खींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा।
अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो सिर्फ कहो मत, कुछ ईमानदारी दिखाओ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, सितु युनकिंग ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे साथ इंपीरियल गेट सिटी चल सकते हैं। सितु के घर पहुंचते ही मैं आपका धन्यवाद अवश्य करूंगी। तुम सितु कबीले की युवती हो, किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो, लिटिल गुई ने उपहास उड़ाते हुए कहा। सितु कबीला भले ही उतना महान न हो, लेकिन इंपीरियल गेट सिटी में वे एक प्रमुख परिवार हैं। तुम्हारे साथ मेरिडियन फोजिंग रियल्म का एक भी रक्षक नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें लूटा गया। क्या तुम्हें लगता है कि हम अनजान हैं? मेरी माँ एक छोटे से कस्बे की साधारण महिला थी। मेरे पिता से उनकी मुलाकात महज एक संयोग थी, सितु युनकिंग ने कुछ देर रुककर कहा। मेरी माँ स्वाभिमानी थी, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी और न ही किसी की नज़र में नीची दिखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले पाला। वह कभी भी सितु परिवार से दोबारा जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वह गंभीर रूप से बीमार हैं और मरने से पहले उन्हें मेरी चिंता सता रही है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अपने पिता को ढूंढूं ताकि मुझे अपनापन महसूस हो सके। ये सुनकर जू जीमो समझ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि सितु युनकिंग की माँ एक साधारण महिला थी, जबकि उनके पिता सितु वंश के मुखिया थे। सामाजिक प्रतिष्ठा में यह अंतर बहुत बड़ा था। उसकी माँ ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं रहना चाहती थी जो उसका सम्मान न करता हो, इसलिए उसने सितु युनकिंग का पालन पोषण अकेले किया। जिसका मतलब यह था कि सितु कबीले के अधिकांश सदस्यों को शायद ये भी नहीं पता था कि उनके मुखिया की एक नाजायज बेटी भी है। सितु वंश है ना? उसी क्षण जूजीमो को अपने पिछले जीवन की कोई बात याद आ गई। मूल पूर्व समरेखा में सितु कबीला इंपीरियल गेट सिटी का एक छोटा कबीला मात्र था। उनका प्रभाव स्थानीय क्षेत्र से बहुत कम ही फैला हुआ था, लेकिन बाद में सितु कबीले की एक महिला ने सितु एंटरप्राइज की स्थापना की और पूर्वी महाद्वीप में अपना कारोबार फैलाया। उन्होंने सितु कबीले को एक क्षेत्रीय कबीले से एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अपने पिछले जीवन में जू जीमो ने सितु युनकिंग नाम की एक उल्लेखनीय महिला के बारे में सुना था, लेकिन वह उससे कभी खुद नहीं मिला था, केवल यूं ही बातचीत में उसका जिक्र सुना था। पीछे मुड़कर देखे तो जू जीमो का पिछला जीवन अपने आप में नाटकीय था। शुरुआत में वह ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के युवराज थे, एक ऐसी शख्सियत जिसकी हर कोई चापलूसी और प्रशंसा करता था। लेकिन चू यांग द्वारा नीदर ड्रैगन रेवन में धकेल दिए जाने के बाद और उसके पिता के बाल रातों रात सफेद होकर पहाड़ों में गायब हो जाने के बाद सब कुछ बदल गया। संप्रदाय के समर्थन के बिना जू जीमो की उच्च प्रतिष्ठा धराशायी हो गई। जिन लोगों को वह कभी नजरअंदाज करता था, वे अचानक उसकी पहुंच से बाहर हो गए। उस समय वह अपना खुद का सत्ता आधार बनाना चाहता था, लेकिन अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था। उन्हें इस बात पर भी सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी कि यह बल कैसे कार्य करेगा। अगर यह संगठन पर्दे के पीछे ही रहता, तो इतने सारे लोगों के रोजमर्रा के खर्चों का बोझ हमेशा अकेले उसी पर नहीं पड़ सकता था। जू जीमो ने अपने गुट को सार्वजनिक करने और उसे एक रेस्तरां सहसराय के रूप में चलाने की कल्पना की। इस तरह संगठन अपना खर्च खुद उठा सकता था और ऐसा स्थान खुफिया जानकारी जुटाने के सर्वोत्तम माध्यमों में से एक के रूप में भी काम करेगा। लोग अक्सर खाते पीते समय हाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में बातचीत करते थे। उन्हें समूह से अति गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों से समय पर अपडेट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यदि उसके सामने खड़ी सितु युनकिंग वही महिला थी जिसके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में सुना था, तो वह इस तरह के ऑपरेशन को संभालने में पूरी तरह सक्षम थी। जू जीमो सोचने लगा कि उसे स्वेच्छा से और पूरे मन से कैसे लुभाया जाए। अल्पविराम, आगे इंपीरियल गेट सिटी है, चलो आज रात वहीं आराम करते हैं, जू जीमो ने सुझाव दिया। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर अचानक जू जीमो गाड़ी पर चढ़ गया और केबिन में प्रवेश कर गया। उसके आसपास मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। लिटिल गुई ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सितु युनकिंग से कहा, तुम क्या घूर रही हो? अंदर जाओ और हमारे बड़े भाई का साथ दो। सितु युनकिंग ने बाकी लोगों पर एक नजर डाली, फिर चुपचाप गाड़ी में प्रवेश कर गई। उसकी नौकरानी ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन लिन रोहू की तीखी नजर पड़ते ही वह तुरंत पीछे हट गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अंदर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। जू जीमो ने अपना सिर सितु युनकिंग की गोद में रखा और झपकी लेने के लिए आंखें बंद कर ली। दूर क्षितिज पर इंपीरियल गेट सिटी एक विशालकाय इस्पात के दानव की तरह दिखाई दे रही थी, जो चुपचाप धरती पर लेटा हुआ था। सितु युनकिंग चुपचाप सो रहे जू जीमो को निहार रही थी।
उसकी लंबी पलकें बीच बीच में फड़फड़ा रही थी। जू जिमो उन लोगों में से नहीं थी जिनकी भौहें नुकीली हों और आंखें इतनी आकर्षक हों कि पहली नजर में ही दिल धड़कने लगे। लेकिन जितना ज्यादा उसे देखते, वो उतना ही आकर्षक लगता। जब वो मुस्कुराता तो उसकी मुस्कान में एक शरारती आकर्षण झलकता, मानो वो एक प्यारा सा बिगड़ल लड़का हो। सितु युनकिंग ने धीरे से अपने होंठ काटे, फिर अपनी उंगली से उसके गाल को गुदगुदाया। न जाने क्यों, वह अचानक खुद ही मुस्कुरा उठी। क्या आप मेरे साथ और अधिक गहनता से बात करना चाहते हैं? जू जिमो ने अचानक अपनी आंखें खोली और लापरवाही से पूछा। सितु युनकिंग चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह बिना कुछ बोले नीचे देखने लगी। तुम उस सितु कबीले में वापस मत जाओ, जू जिमो ने लापरवाही से कहा। मुझे बस एक नौकरानी की जरूरत है जो बिस्तर गर्म कर सके। मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी, लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ। सितु युनकिंग ने खुद को संभाला और शांत भाव से जवाब दिया। मुझे इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं है, जू जिमो हंसते हुए बोली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सितु कबीला तुम्हारा स्वागत करेगा? इसका क्या मतलब है? सितु युनकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या आपको सच में लगता है कि वह डकैती महज एक संयोग थी? जू जिमो ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। सितु युनकिंग के चेहरे के भाव बदल गए। वह समझदार थी और उसने तुरंत सबसे खराब स्थिति के बारे में सोच लिया। प्रमुख परिवारों में सत्ता संघर्ष हमेशा क्रूर होते थे। यदि सितु वंश उसे नाजायज बेटी के रूप में स्वीकार कर लेता, तो वह कानूनी रूप से वंश की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार हो जाती। वह भविष्य में कबीले के मुखिया पद की दावेदार भी बन सकती है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई नया प्रतियोगी अचानक कहीं से प्रकट हो जाए, इसलिए सितु कबीले के कई लोग शायद उसकी वापसी से खुश नहीं होंगे। अल्पविराम। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। हम किस बात पर शर्त लगा रहे हैं? सितु युनकिंग ने उत्सुकता से पूछा। जब हम इंपीरियल गेट सिटी में प्रवेश करेंगे, तो कोई न कोई हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, जू जिमो ने कहा। क्योंकि मैंने उनकी योजनाएं बिगाड़ दी हैं। दरअसल, शायद अभी हम पर नजर रखी जा रही है। मैं शर्त नहीं लगा रही, सितु युनकिंग ने सिर हिलाया। वह पहले ही उसकी बात से सहमत हो चुकी थी। ओबाओ, जू जिमो ने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और फिर अपना सिर उसकी गोद में और गहराई से टिकाकर वापस सो गया। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए, सड़कों पर और अधिक लोग दिखाई देने लगे। गाड़ी धीरे धीरे शहर के द्वारों से होकर गुजरी। नीले ग्रेनाइट से बनी केंद्रीय सड़क चहल पहल से भरी हुई थी। पैदल यात्री लगातार आ जा रहे थे। सड़क किनारे विक्रेता गर्मागर्म खाने के स्टॉल पर चिल्ला रहे थे और हवा में स्वादिष्ट स्नैक्स की खुशबू फैली हुई थी। मेरे पिताजी ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है। मुझे जाना चाहिए, सितु युनकिंग ने धीरे से कहा, जिससे जू जिमो जाग गया। गाड़ी के आगे हरे चमड़े के कवच पहने सैनिकों का एक समूह खड़ा था। उनका नेता एक लाल चेहरे वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। सुश्री युनकिंग, मेरा नाम तियान है। मैं स्वामी जी का अंगरक्षक हूँ। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है, बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद, अंकल तियान, सितु युनकिंग ने सिर हिलाया। जब जू जिमो गाड़ी से नीचे उतरी, तो तियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर पूछा, क्या यह मिस युनकिंग की दोस्त हैं? मुझे कुछ मत कहो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। जू जिमो ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और लिन रूहू और लिटिल गुई से कहा, चलो कोई सराय ढूंढते हैं। सितु युनकिंग मूल रूप से जू जिमो को सितु निवास पर रहने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन विचार करने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। आखिरकार, उसे यह भी नहीं पता था कि वहां उसका किस तरह का स्वागत होगा। अल्पविराम। रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट, जू जिमो ने बोर्ड को देखते हुए कहा। ये ठीक रहेगा। वे तीनों अंदर चले गए। लिटिल गुई ने एक चांदी का थैला मेज पर जोर से पटका और चिल्लाकर कहा, सराय मालिक, क्या कोई कमरा खाली है? टोपी और घुमावदार मूंछों वाले सराय मालिक मुस्कुराते हुए तुरंत पास आए। काफी कमरे हैं। आप सज्जन किस तरह का कमरा पसंद करेंगे? मुझे सड़क की ओर मुख वाले 3 कमरे चाहिए, जिनमें उत्तर से दक्षिण की ओर हवा का आवागमन हो और सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य दिखाई दे। लिटिल गुई ने 3 उंगलियां उठाते हुए कहा। जरूर, और क्या आप अपने कमरों में भोजन करेंगे या नीचे? सराय के मालिक ने विनम्रता से पूछा। हम नीचे खाना खाएंगे, जू जिमो ने रहस्यमय ढंग से कहा। अगर लड़ाई शुरू हो जाए, तो खून साफ करना आसान होगा। सराय का मालिक असमंजस में दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खाना बनाने चला गया। जैसे ही तीनों लोग बैठ गए और एक बर्तन भर शराब पीने लगे, अचानक भीड़ में से 3 आदमी बाहर आ गए।
सराय में प्रवेश करने वाले तीनों व्यक्ति एक नेता और उसके दो अधीनस्थ प्रतीत हो रहे थे। बीच में खड़ा व्यक्ति लंबा और मांसल था, जिसके चेहरे पर एक स्पष्ट निशान था। उससे एक प्रबल हत्यारा आभा निकल रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हत्या करने का आदी था। उस समय जूजिमो और उनके साथी शांति से खाना खा रहे थे। तभी एक दागदार आदमी सीधे उनकी मेज पर आया, उनके खाने में से चिकन का एक टुकड़ा उठाया और बिना कुछ कहे खाने लगा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यह हमारा खाना है? लिटिल गुई खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाई। उस दागदार आदमी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसके दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने अपना हाथ अपने सामने मेज पर जोर से पटका। मेज पल भर में चकनाचूर हो गई और सारा खाना जमीन पर बिखर गया। यह आदमी कौन है, इतना घमंडी? पास में बैठे एक ग्राहक ने हैरानी से पूछा। ये व्हाइट क्रेन मर्सनरी ग्रुप का कप्तान शियाओ बाइहे है। वह एक खतरनाक आदमी है, कुछ मत बोलना, उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। तुम्हें किसने भेजा? जू जीमो ने बिना किसी गुस्से के मुस्कुराते हुए पूछा। शाओ बाइहे हिचकिचाया, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने रूखेपन से जवाब दिया, मुझे किसने भेजा? किसी ने नहीं, मुझे बस तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। जू जीमो मुस्कुराया, नैपकिन से अपना मुंह पोंछा, और फिर एक तेज धार निकली। पलक झपकते ही शियाओ बाइहे के पैर घुटनों से साफ सुथरे तरीके से कट गए। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। गति इतनी तेज थी कि उसे पहले तो कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। जब उसके पैर जमीन पर लगे और उसका शरीर धंस गया, तभी असहनीय दर्द उसकी नसों तक पहुंचा। उसने अपने ठूंठों को देखा और दर्द से चीख उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से पसीना बह रहा था। अल्पविराम, तुम्हें किसने भेजा? जू जीमो ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। मुझे नहीं पता, जियाओ बाइहे ने हठपूर्वक कहा। एक तेज धारदार ब्लेड ने उसकी गर्दन पर वार किया। खून पूरे 1 मीटर तक फैल गया। अपने अंतिम क्षणों में जियाओ बाइहे की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसके दोनों अधीनस्थ कर्मचारी पूरी तरह से भयभीत होकर जम गए थे। जब जू जीमो ने अपनी नजर उनकी ओर घुमाई, तो दोनों आदमी कांप उठे और अचानक डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े और प्रणाम करने लगे। तुम्हें किसने भेजा? जू जीमो ने एक बार फिर पूछा। ये सिटू कबीले के लोग थे, उनके करीबी लोगों में से कोई, मुख्य प्रबंधक, हमारे कप्तान के पास आया था, उनमें से एक आदमी हकलाते हुए बोला। क्या आप सिटू के निवास पर मेरे साथ गवाही देने को तैयार होंगे? जू जीमो ने पूछा। मैं? वह आदमी हिचकिचाया। तलवार की एक चमक के साथ उसका सिर फर्श पर जा गिरा। मौत के बावजूद उसकी आंखें अभी भी चौड़ी खुली हुई थी। जू जीमो ने बचे हुए आखिरी आदमी की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप गवाही देने को तैयार होंगे? वह आदमी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था, फिर बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा। उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। कृपया महोदय, मुझे बख्श दीजिए। अगर मैंने गवाही दी, तो मेरे पूरे परिवार को मार डाला जाएगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने उसे नहीं भुनाया। जू जीमो ने अपना सिर हिलाया और एक और प्रहार के साथ सिर गेंद की तरह फर्श पर लुढ़क गया। उसने जम्हाई ली, फिर से अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, उबाओ। अल्पविराम, ये कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे दोस्त, एक आवाज आई। सफेद कपड़े पहने एक युवक, हाथ में पंखा लिए, आगे बढ़ा और आह भरी। तुम्हारा क्या मतलब है? जू जीमो ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखते हुए पूछा।